ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडिस्टिंग्विशबिलिटी, अविभेद्यता, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होती है। हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है कि ये क्या होता है हमारे पास में। तो देखो, अ, अगर मान लीजिए क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, दो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल, उनके वेव फंक्शन में कहीं भी ओवरलैपिंग हो जाए, कहीं भी ओवरलैपिंग का मतलब एक वेव फंक्शन के ऊपर दूसरा वेव फंक्शन आ जाए, तो वे इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। यानी कि एक एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, सपोज इसका वेव फंक्शन ये है, इसी के ऊपर दूसरा वाला पार्टिकल भी आ गया और उसका वेव फंक्शन ये हो गया। जब इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि पहला वाला और दूसरा वाला जो वेव फंक्शन है, कौन सा वेव फंक्शन किस पार्टिकल का है। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अब ये पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए, क्योंकि इनके वेव फंक्शन एक दूसरे के ऊपर आ गए और हमें नहीं पता। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लो, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेव चल रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसकी वेव चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आ गए। अगर ऊपर आ गए तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो वेव थी वो पहले वाली वेव कौन से इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि वो दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, कोई भी कण जो होता है उसके अगर फ्यूचर में हमें उसकी पोजीशन का पता करना है तो आराम से एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट स्थिति है, प्रेजेंट स्थिति में अगर हमें पता है कि वो कहाँ पे है, कैसे है, तो फ्यूचर में उसका पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक फिक्स ट्रेजेक्टरी पे चलते हैं, यानी कि जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, जिससे कि हमें आज की स्थिति बता दी जाएगी। आज पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू यहाँ पे है, तो 3 सेकंड बाद या 3 घंटे बाद कहाँ पे होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हम ये बताया जा सकता है, उनके इनडिस्टिंग्विशेबल होते हुए भी उनको पहचाना जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अनिश्चितता के सिद्धांत की वजह से एक ट्रेजेक्टरी की कल्पना नहीं की जा सकती, ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। संक्षिप्त में अगर अपन कहें तो इन जो ये प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है। मतलब अगर डिस्टिंग्विशेबल है, विभेद्य गुणों, विभेद्य का मतलब जिनमें भेद किया जा सकता है कि अच्छा ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये रेड है, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है उनके आधार पर कोई स्टैटिस्टिक्स होती है तो उसे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और अविभेद्यता यानी इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, उनके आधार पर आधारित सांख्यिकी जो होती है वो क्वांटम सांख्यिकी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सचेंज डीजेनरेसी। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सचेंज डीजेनरेसी क्या होती है। तो हमने देखा कि अगर अविभेद्य पार्टिकल है तो उनका अगर एक्सचेंज कर दिया जाए तो एक्सचेंज करने से उनकी जो स्टेट है उस स्टेट में पता ही नहीं चलेगा कि उनको, जैसे मैंने आंख बंद की, दो इलेक्ट्रॉन थे, उनको एक्सचेंज कर दिया, मैंने आंख खोली तो मैं कहूंगी अरे ये तो पहले वाली स्टेट ही है। तो अगर उनको एक्सचेंज करने से उनकी भौतिक स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आया है तो ये हमारे पास क्या होती है, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी होती है। तो मान लिया ऐसे निकाय में हमारे पास दो पार्टिकल है 1 और 2, ठीक है, और उनके लिए दो स्टेट यानी दो घर बनाए हुए हैं उनके, पहले वाले के लिए घर बनाया हुआ है फाई और दूसरे वाले के लिए घर बनाया हुआ है थीटा। तो पहला पार्टिकल अपने घर में है यानी फाई में है, दूसरा पार्टिकल अपने घर में है यानी कि थीटा में है। मैं फाई और थीटा को वेव फंक्शन भी बोल सकती हूँ या उनकी स्टेट कह सकती हूँ। फाई स्टेट में कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1। थीटा स्टेट में कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 2। अब अगर इन कणों की अदला बदली कर दी जाए, इनको एक्सचेंज कर दिया जाए, तो फाइव में कौन सा आ गया 2 और थीटा में कौन सा आ गया 1। तो पहली अवस्था में निकाय का जो पूरे कंबाइंड सिस्टम का जो फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फाई 1 मल्टीप्लाई बाय थीटा 2 लिखेंगे, और एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, फाई 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो फाई 1 थीटा 2 था, तो एक ऐसा ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं P12 में क्या होता है, ये ऐसा ऑपरेटर है कि अगर ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उस पे एक्सचेंज कर देगा, पार्टिकल को एक्सचेंज कर देगा। तो फाई 1 थीटा 2 पे जब हमने P12 ऑपरेटर लगाया तो इनका एक्सचेंज हो गया। फाइव में पहले 1 था, अब फाइव में कितना आ गया 2 आ गया, और थीटा में कितना आ गया 1 आ गया। इसलिए इस P12 को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं। करेक्ट। तो मान लीजिए अगर किसी निकाय का स्टेट फंक्शन अवस्था फलन साई है, ठीक है, आई और जे कणों के एक्सचेंज से प्राप्त अवस्था जो होगी, अगर हमने मान लीजिए P12 ऑपरेटर है हमारे पास में और वेव फंक्शन है साई हमारे पास में है, तो इस साई वेव फंक्शन पे जैसे ही हमने Pij लगाया, हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो दूसरा वेव फंक्शन मिलेगा वो एक्सचेंज्ड वेव फंक्शन होगा। ओके, वो एक्सचेंज वेव फंक्शन होगा।
इसी तरह से हमारे पास अगर उसको 2 बार अप्लाई कर दिया तो हमारे पास वापस क्या मिल जाएगा, देखो अविभेद्य कणों के लिए साई ऐसा होना चाहिए कि पी आई जे साई दोनों समान भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट करे, अर्थात ये जो है साई का स्क्वायर जो है, इसका ये मतलब है, देखो अगर आपने एक बार एक्सचेंज किया, करेक्ट, और एक बार आपने 2 बार एक्सचेंज कर दिया, तो 2 बार एक्सचेंज करने से वापस आप क्या आ जाएंगे, पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन और फुलफिल होनी पड़ेगी यहाँ पे, ये कंडीशन देखना, इनडिस्क्रिमिनेशन कणों के निकाय के लिए साई ऐसा होना चाहिए कि साई और पी आई जे साई दोनों समान भौतिक अवस्था को निरूपित करे। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में बोला कि पार्टिकल को हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा पार्टिकल है। तो सबसे पहले मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, उस टाइम पे हमारा वेव फंक्शन था साई, फिर हमने इस पे ऑपरेटर लगाया आई और जे साई पे लगाया, इससे हमें जो ऑपरेटर मिले, इससे हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा वो भी हमें क्या मिलना चाहिए, वापस साई ही मिलना चाहिए, क्योंकि पी आई जे ने किया क्या है, पी आई जे ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आ गया और इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने से जो नया वेव फंक्शन मिल रहा है वो नया वेव फंक्शन पुराने वाले वेव फंक्शन के जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी आई जे साई का जो स्क्वायर है वो अगर कर दिया जाए तो मोड ऑफ साई का स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमने पी आई जे क्या है 2 बार अप्लाई कर दिया। तो ये वाला जो मैथमेटिक अभी जो मैंने बात बोली थी वो मैथमेटिकल फॉर्म में इस एक्सप्रेशन से लिखी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबंध है इससे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 तरह के फंक्शन आते हैं, जब स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस 2 फंक्शन मिलते हैं हमें। तो एक बार जब हमारे पास पी आई जे साई पर अप्लाई करने से अगर साई वापस एज इट इज मिलता है पॉजिटिव साइन के साथ में, और या फिर पी आई जे साई पे अप्लाई करने से नेगेटिव साइन के साथ में मिल सकता है, जब वो पॉजिटिव साइन के साथ में मिलता है तो इस तरह के वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं, और जब वो माइनस साइन के साथ में मिलता है तो उसे हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में साई एस जो है उसका रूप कैसा हो सकता है, साई एस को अगर हम इस तरह से लिखें, साई एस को हम अगर इस तरह से लिखें फाई 1 थीटा 2 प्लस फाई 2 थीटा 1, तो 1 और 2 की अदला बदली करने से साई एस वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि देखो मैं अदला बदली करती हूँ, मान लीजिए तो फाई में 2 आ गया, थीटा में 1 आ गया, प्लस फाई में 1 आ गया, थीटा में 2 आ गया, अब देखो वापस ये का ये मिल गया, करेक्ट। तो यानी कि पी आई जे मैंने लगाया साई एस पे तो मुझे वापस क्या मिल रहा है, साई एस मिल रहा है पॉजिटिव साइन के साथ में, तो साई एस का रूप ऐसा होता है। एंटी सिमेट्री के लिए क्या हो सकता है, बीच में माइनस लगा दो, अब क्योंकि अदला बदली करो, अदला बदली करने से क्या मिलेगा, फाई 2 थीटा 1 माइनस फाई 1 थीटा 2, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम नहीं है, मुझे इस वाले फंक्शन में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके मुझे ये वाला फंक्शन मिलेगा, तो मुझे माइनस का साई ए मिल रहा है, माइनस का साई ए प्राप्त हो रहा है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन या तो सिमेट्रिक हो सकता है या फिर एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। देखो ऐसा कोई फंक्शन जिसके लिए हमें सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक ना मिले तो ऐसा फंक्शन अलाउड नहीं होगा, उसे हम प्रोहिबिट कर देंगे, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। अब जिन पार्टिकल की चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, जिन पार्टिकल का स्पिन क्वांटम नंबर इंटीग्रल होता है जैसे कि 0 1 2 होता है, उनके वेव फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, और जिनके लिए जो इंटीग्रल स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल होता है 1/2 3/2 5/2, उनके वेव फंक्शन हमेशा एंटी सिमेट्रिक होते हैं। जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है उनसे संबंधित पार्टिकल जो होते हैं वो जिस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से संबंधित जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। साई ए का फॉर्म हमेशा ये रहेगा, ठीक है। अगर फाई और थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे तो साई ए 0 हो जाएगा, यानी दो आइडेंटिकल फर्मियोन जो हैं एक ही अवस्था में नहीं हो सकते, वेव फंक्शन 0 मिल रहा है, दो समान फर्मियोन एक अवस्था में स्थित नहीं हो सकते, ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो फर्मियोन के लिए पाउली का जो बोस आइंस्टीन को फॉलो करते हैं उन पार्टिकल्स को बोसोन कहते हैं, और जो फर्मी डिराक
स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसे फर्मियोन कहते हैं। हमने देख लिया फाई और थीटा यानी दोनों के घर एक कर दो, तो एक घर में दोनों पार्टिकल नहीं रह सकते, यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले बोसोन होते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, फोटोन, फोनोन। और जो फर्मी डिराक को फॉलो करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हें फर्मियोन कहते हैं। करेक्ट, इतना आपके पास पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, ये चीज काम की नहीं है, बस इतना सा ही लिखना था आपको। और इसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी। ये मैंने वैसे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स, थोड़े लेक्चर के पहले ही बताया था, डिटेल में अगर आ जाता है कि क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि साम्यावस्था में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सभी माइक्रोस्टेट जो किसी स्थूल अवस्था के संगत है समान रूप से संभाव्य होती है। बस समान पूर्व प्रायिकता का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो आपको यही 2 लाइनें लिखनी है कि साम्यावस्था में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साम्यावस्था में किसी भी निकाय के लिए किसी पर्टिकुलर स्थूल अवस्था से संगत सूक्ष्म अवस्थाओं के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास मान लीजिए कि प्रत्येक आइगेन मान से संबंधित वैसे तो एक ही आइगेन फलन होता है, ऐसी स्थिति में आइगेन अवस्था नॉन डीजनरेट कहलाती है। लेकिन अगर एक ही आइगेन मान से संबंधित ज्यादा तरंग फलन होते हैं तो उसे डीजनरेट कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ए जो है वो phi1 पे अप्लाई होता है और ए phi1 मिल जाता है, और यही ए phi2 पे अप्लाई होता है फिर भी हमें ए phi2 मिल जाता है, तो 2 यहाँ पे डीजनरेसी हो गई 2। ठीक है, तो जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल अप्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, इंग्लिश में दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है आपके पास। सबसे पहले इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के बारे में आपको ये सब लिखना है, उसके बाद एक्सचेंज डीजनरेसी के बारे में आपको ये लिखना है। एक्सचेंज डीजनरेसी के बारे में आई थिंक, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैंने जो छोड़ा है क्या वो एक्सचेंज डीजनरेसी को रिप्रेजेंट करता है क्या, एक बार, psi12 ये है, थीटा, हाँ ओके, हम भूल गए। देखो, एक्सचेंज डीजनरेसी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, यहाँ से लिखना, अगर पहला पार्टिकल फाई में है और दूसरा थीटा में है तो निकाय का तरंग फलन होता है ये, पहला फाई में हो गया दूसरा थीटा में। ठीक है, जब इनको एक्सचेंज कर दिया जाता है तो दूसरा फाई में आ गया, पहला थीटा में आ गया। इस टाइम पे हमने साई को 1 2 से लिखा है, इस टाइम पे हमने साई 2 1 को लिखा है। इनडिस्टिंग्विशेबल होने के कारण ये वाला और ये वाला दोनों समान एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, यानी दोनों वेव फंक्शन जो है समान ऊर्जा की अवस्था से संबंधित है। इस फैक्ट को हम एक्सचेंज डीजनरेसी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने छोड़ दी थी, एक्सचेंज डीजनरेसी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था पहले तो। ओके, और उसके बाद हमने ये इक्वेशन 11, इक्वेशन 12, 13, 14 हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने 14 के बाद में ये देख लीजिए इक्वेशन नंबर 15 सिमेट्रिक वेव फंक्शन, 16 एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, 16 के बाद में मैंने आपको बता दिया था ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 17 को देख लो, 18 को देख लो। ये यहाँ से एक्सचेंज डीजनरेसी के बारे में लिखना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सचेंज डीजनरेसी की डेफिनेशन है। और फिर हमारा आता है इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना है जो मैंने आपको बता दिया है ना, दैट्स इट।